आप इमेजिन कीजिए कि रात के 2 बजे हैं और आप अपने घर में आराम से सो रहे हैं और अचानक आसमान में चीरती हुई आवाजें आती हैं और आपके देश के राष्ट्रपति भवन पूरा मलबे में तब्दील होने लगता है। Effective and powerful displays of American यह कोई हॉलीवुड मूवी का सीन नहीं है, बल्कि ये हकीकत है एक ऐसे देश की जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है। क्या एक देश की जनता के द्वारा चुना गया अपना राष्ट्रपति को कोई दूसरा देश सिर्फ इसलिए अगवा कर लेता है क्योंकि उसे उस देश का तेल चाहिए। 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने वेनेजुएला में जो किया उससे पूरी दुनिया सन्न है और इसे नाम दिया गया ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। लेकिन ये असलियत में आधुनिक इतिहास में अमेरिका के द्वारा की गई ये सबसे बड़ी डकैती है। Very importantly, the embargo on all Venezuelan oil remains in full effect. आज के हम इस वीडियो में हम उस साजिश का पर्दाफाश करेंगे जो वाशिंगटन के बंद कमरों में रची गई और हम बात करेंगे उन गद्दारों की जिन्होंने चंद डॉलर्स के लिए अपनी मातृभूमि को बेच दिया है। हम बात करेंगे एलोन मस्क की जिसकी नज़र में आपकी गाड़ियों की बैटरी में लगने वाले लिथियम पर है। और सबसे ज़रूरी बात कि हम बात करेंगे इंडिया की, क्योंकि अगर हम आज भी नहीं समझे तो कल ये स्क्रीन हमारे लिए भी काली हो सकती है। आइए जानते हैं पूरा मामला इस वीडियो में। 3 जनवरी को रात जब आधी दुनिया सो रही थी तब अमेरिका के डेल्टा फोर्स कमांडोज वेनेजुएला की राजधानी काराकस में उतरते हैं और उनका टारगेट कोई टेररिस्ट नहीं बल्कि एक सॉवरेन कंट्री का प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो थे। अमेरिका कहता है कि मादुरो एक नार्को टेररिस्ट है, लेकिन जरा सोचिए रुक कर, क्या दुनिया का पुलिसमैन बनने का ठेका सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ने ले रखा है? राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे डोनेरो डॉक्ट्रिन का नाम दिया है। इसका मतलब साफ है कि लैटिन अमेरिका अमेरिका का ही बैकयार्ड है और यहाँ वही होगा जो वॉशिंगटन चाहेगा। इसका मतलब साफ है कि अब वेनेजुएला की सरकार को अमेरिका चलाएगा। ये इंटरनेशनल लॉज का पूरी तरीके से मर्डर है। अगर आज अमेरिका को यह हक मिल गया कि वह किसी भी देश की सरकार को क्रिमिनल एंटरप्राइज घोषित करके वहाँ की सरकार को गिरा सकता है, तो कल ये भारत, ब्राजील या किसी अन्य देश के साथ हो सकता है जो अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाने से मना कर दे। लेकिन कोई भी किला यानी कि देश का सिक्योरिटी तब तक सुरक्षित नहीं रहता है जब तक कि उसके इंटरनल सिक्योरिटी मजबूत नहीं होगी। वेनेजुएला में यह काम वहाँ के तथाकथित विपक्ष और वहाँ के देशद्रोहियों ने किया है। कुछ दिन पहले वहाँ के अपोजिशन के लीडर जुआन गुएडो ने जिन्होंने अपने आप को वहाँ का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया था, रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका ने उन्हें ह्यूमैनिटेरियन एड यानी कि मानवीय सहायता के रूप में उन्हें करोड़ों डॉलर भेजे। वो वेनेजुएला के गरीबों को नहीं मिले, वो पैसे कोलंबिया के आलीशान होटलों, शराब और अयाशी में उड़ा दिया गया। इस सीआई की एक सीक्रेट टीम अगस्त 2025 से ही वेनेजुएला के भीतर एक्टिव थी, जो मादुरो की डेली रूटीन और यहाँ तक कि उनके पालतू जानवरों के नाम, खान पान की आदतों की जानकारी जुटा रही थी। ये इतनी गहरी जानकारी वहाँ के इंटरनल कोऑर्डिनेशन के बिना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है और ये वहाँ के वेनेजुएला के गद्दारों की ओर इशारा करते हैं। वेनेजुएला की सेना और खुफिया तंत्र के भीतर बैठे लोग जिन्होंने डॉलर के बदले अपने कमांडर इन चीफ को बेच दिया। अमेरिका ने मादुरो और उनके सहयोगियों की गिरफ्तारी के लिए $55 मिलियन यानी कि लगभग भारतीय रुपीस में 450 करोड़ रुपए का इनाम रखा था, जिसने वफादारी को खरीदने के लिए वहाँ के जो विपक्ष के लीडर्स ने वहाँ की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 30 मिनट के भीतर ऑपरेशन का पूरा होना यह बताता है कि मादुरो की सुरक्षा के घेरे में पहले से ही चेंद लगा चुकी थी। इस ऑपरेशन को सही ठहराने के लिए अमेरिका ने नार्को टेररिज्म का सहारा लिया। 2020 में अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा दायर अभियोग में मादुरो पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने वेनेजुएला को कोकीन तस्करी का केंद्र बना दिया है। हालांकि जियोपॉलिटिक्स विश्लेषकों ने इसे पूरी तरीके से एक बहाना मानते हैं। यूएन चार्टर किसी भी देश को दूसरे देश में सत्ता परिवर्तन के लिए बल प्रयोग की अनुमति नहीं देता है जब तक कि आत्मरक्षा का मामला न हो। अमेरिका ने वेनेजुएला की सरकार को एक सॉवरेन स्टेट की बजाय एक क्रिमिनल एंटरप्राइज के रूप में डिफाइन करके वहां की इंटरनेशनल कानून की बाधाओं को दरकिनार कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑपरेशन के बाद स्पष्ट रूप से इसे डोनेरो डॉक्ट्रिन की घोषणा की है। वेनेजुएला का पतन 3 जनवरी 2026 को नहीं हुआ है, बल्कि इसकी पटकथा वर्षों पहले आर्थिक प्रतिबंधों के माध्यम से लिखी जा चुकी थी। यह आधुनिक युद्ध का फॉर्मेट है जब वेपन से पहले बैंकों का सहारा लिया जाता है। यह आर्थिक नाकेबंदी के युद्ध का ही रूप थी। इसने आम जनता को भूखा मारा, स्वास्थ्य सेवाओं को नष्ट किया और बिजली ग्रिड को पूरी तरीके से कमजोर किया ताकि वहां की पब्लिक गवर्नमेंट के खिलाफ वायलेशन करे। जब जनता ने गवर्नमेंट के खिलाफ वायलेशन नहीं किया तो अमेरिका ने सीधे तौर पर सैन्य हस्तक्षेप का विकल्प चुना। इस इंटरफेयर का सबसे चौंकाने वाला पहलू राष्ट्रपति ट्रंप का वह बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिकी खर्च की भरपाई वहां के वेनेजुएला के तेल रिजर्व से की जाएगी, उसको बेच करके। यह 19वीं सदी की औपनिवेशिक लूट की वापसी को दर्शाता है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल रिजर्व है, लगभग 303 बिलियन बैरल, जो खाड़ी देशों से भी अधिक हैं। ट्रंप ने क्लियर किया है कि अमेरिकी तेल कंपनियां जैसे शेवरॉन,
एक्सो नोबिल वेनेजुएला में आके एंट्री करेगी और बुनियादी ढांचे को ठीक करेगी और मुनाफे से अमेरिका को पेमेंट करेगी और इससे रीइंबर्समेंट मॉडल कहा जा रहा है, जो अनिवार्य रूप से वेनेजुएला के नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग करके अमेरिकी सैन्य अभियान का बिल भरने की योजना है। वेनेजुएला का मामला यह दिखाता है कि कैसे अमेरिकी डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम का उपयोग एक हथियार के रूप में किया जाता है। पहले तो वेनेजुएला को इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम से बाहर कर दिया जाता है, जिससे वो दवाइयां और खान पान का सामान आयात नहीं कर सकते। यह वित्तीय बहिष्कार किसी भी देश की सॉवरेंटी के लिए परमाणु बम से कम खतरनाक नहीं है। वेनेजुएला के इस पूरे इंसिडेंस में एक नया मोड़ तब आता है वहाँ की नोबेल पीस प्राइज मारिया कोरिना की एंट्री होती है और बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन लगता है, जो अपने ही देश पर विदेशी हमले का स्वागत करते हैं। Americans are saying that this is what they were hoping for and they are proud and happy that President Trump took the actions that he did. मादुरो के किडनैपिंग के बाद में उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अपना वादा पूरा किया। विकिलीक्स और कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि इनके संगठनों को अमेरिका की नेशनल एंडोनमेंट फॉर डेमोक्रेसी यानी NED से फंडिंग मिलती थी इन्हें। ये वो लोग हैं जो लोकतंत्र की बातें करते हैं लेकिन पावर पाने के लिए विदेशी टैंकों पर बैठकर आने को तैयार है। अब इस कहानी में एंट्री होती है दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क की। आप सोच रहे होंगे कि एक टेक कंपनी के बिलियनियर का तख्ता पलट से क्या लेना देना। जवाब साफ है कि आपके इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी की बैटरी से है। ये ट्वीट दी गई 2020 में, जब बोलिविया के पास में जब लिथियम का बहुत ज्यादा भंडार था और उसका जब तख्ता पलट हुआ तो मस्क ने लिखा था कि हम जिसका चाहेंगे तख्ता पलट करेंगे, इसके साथ जीना सीख लो। इसी तरीके से वेनेजुएला और उसके पड़ोसी के देशों के पास में लिथियम का ट्रायंगल है और अमेरिका को चीन से कंपटीशन करने के लिए उसे सस्ता लिथियम चाहिए और मादुरो जैसे नेता जो संसाधनों का नेशनलाइजेशन करते हैं वो अमेरिका के लिए रास्ते का कांटा थे। और जैसे ही अमेरिका ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मादुरो को अरेस्ट किया तो मस्क ने वेनेजुएला में स्टारलिंक फ्री कर दिया। ये कोई समाज सेवा के नाम पर नहीं बल्कि ये एक तरीका डिजिटल वॉरफेयर है। जब किसी देश का इंटरनेट विदेशी सैटेलाइट से कंट्रोल होने लगे तो समझ लीजिए कि उसकी डिजिटल सॉवरेंटी खत्म हो चुकी है। अब वेनेजुएला में क्या सच दिखाया जाएगा और क्या छुपाया जाएगा, ये कंट्रोल अब सिलिकॉन वैली के पास में है। वेनेजुएला में जो भी कुछ हो रहा है वो एक तरीका डिजास्टर कैपिटलिज्म है, यानी कि पहले सैंक्शन से लगाकर उसकी इकोनॉमी को तोड़ना। यानी कि 2017 से अब तक $232 बिलियन का नुकसान हुआ है वेनेजुएला को। और जब वो देश घुटनों पर आ जाए तो बचाने के नाम पर IMF और वर्ल्ड बैंक को बेच दो और अब वेनेजुएला की सरकारी कंपनियों का निजीकरण होगा और उन्हें कौड़ियों के दाम पर अमेरिकी कंपनियों को बेचा जाएगा। ये 21 सेंचुरी का एक कॉलोनियलिज्म है। वेनेजुएला का इंसिडेंट भारत के लिए सिर्फ एक न्यूज नहीं है बल्कि एक वार्निंग है, क्योंकि इंडिया की 5 लार्जेस्ट इकोनॉमी में से एक है, लेकिन हमें कुछ कड़वे सबक सीखने होंगे। हमें अपनी डिजिटल सॉवरेंटी को मजबूत करना होगा, क्योंकि वेनेजुएला का रडार सिस्टम और कम्युनिकेशन ठप पड़ गया क्योंकि वो विदेशी तकनीक पर निर्भर था। एलन मस्क ने एक झटके में वहां का इंटरनेट कंट्रोल कर लिया। सोचिए अगर कल को भारत के खिलाफ कोई साजिश हो और हमारा डेटा अमेजॉन और गूगल के विदेशी सर्वर पर हो तो क्या हम सुरक्षित हैं? हमें अपना सॉवरेन क्लाउड बनाना ही होगा। भारत के लिए सेकंड सबसे बड़ी चैलेंज कह दो या सबक कह लें वो विदेशी फंडिंग है। जैसे वेनेजुएला में सुमेट और एनजीओ के जरिए विपक्ष को खड़ा किया गया, और भारत में भी ऐसे कई सारे एनजीओ और संगठन चल रहे हैं जो विदेशी चंदे से चलते हैं। हमें पहचानना होगा कि कौन मानवाधिकार की आड़ में विदेश का एजेंडा चला रहा है। हमारे लिए तीसरा सबसे बड़ा सबक है एनर्जी सिक्योरिटी, क्योंकि इंडिया अपनी जरूरत का 85% से भी ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है। वेनेजुएला का हाल देखकर हमें बहुत ही जल्द समझ लेना चाहिए कि किसी एक देश या करेंसी यानी कि डॉलर पर निर्भरता आत्महत्या के समान है। हमें रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर शिफ्ट होना होगा, लेकिन अपनी शर्तों के साथ, क्योंकि इतिहास गवाह है कमजोर देशों के लिए रूल्स होते हैं और ताकतवर देशों के लिए सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट। वेनेजुएला के लोग आज जिस आजादी का जश्न मना रहे हैं, कल उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने अपनी आजादी को गिरवी रख दिया है। आप क्या सोचते हैं, क्या एलन मस्क और अमेरिका की सरकार का ये कदम लोकतंत्र के बचाने के लिए था या लिथियम और तेल को हथियाने के लिए? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर लिखें और अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया है तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि देश जाग सके।